नमस्कार दोस्तों। आज इस टॉपिक पे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि इनके बारे में बेसिक इंट्रो जानेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई है तो आपको बहुत सी स्कीम्स में इनके नाम सुनने को मिलेंगे आपको। तो दीनदयाल उपाध्याय जी एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, विचारक और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता थे। ठीक है, इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा हाई लेवल तक की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। ठीक है, मतलब आप इनका बैकग्राउंड भारतीय जनसंघ, इसके अलावा आरएसएस में आपको इनका बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। ठीक, इन्होंने बिट्स पिलानी से पढ़ाई करी। ठीक है, राजस्थान। इसके बाद आप देखेंगे कि वो एक बड़े नेशनलिस्ट थिंकर थे जिन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो इनको जाना जाता है बेसिकली, इनका जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म था, एकात्म मानववाद, इसके लिए बहुत जाने जाते हैं। इसका सिद्धांत दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार पर सामाजिक और आर्थिक विकास की बात की। उनका मानना था कि विकास ऐसा हो जो व्यक्ति, समाज, प्रकृति तीनों के बीच संतुलन बनाए रखे। दीनदयाल उपाध्याय ने सादगी और देशभक्ति से भरा जीवन जिया। 68 में उनकी रहस्यमय स्थितियों में मौत हो गई। आज भी उनके विचार भारतीय राजनीति, विकास और राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ये अनसंग हीरो ही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें जानना चाहिए, और इनके जो थॉट्स हैं इस चीज़ को लेकर के, बेसिकली इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को लेकर के, ये इंसान को बहुत आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर जिसको समझ में आ गया तो वो इतना समझ जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम भी ऐसा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को ये नाम नहीं दे पाते कि इसको बोलते क्या है। जैसे लेट सपोज एक फिनोमिना होता है, उसमें ये होता है कि जैसे आपने जब अभी, हाँ, कैसे बताऊँ मैं, हाँ, लेट सपोज आपने आज पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सुना, पहली बार। ठीक है, और आपने इनके बारे में आज सब कुछ जाना, ये कैसे थे, कैसे दिखते हैं, इन्हें आपने पहली बार देखा भी, नाम भी सुना, फिर इनके काम भी पढ़े। अब इसके बाद ना आप जब कहीं जाएंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हर जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुझे दिखने लगे। तो कहीं कोई पोस्टर होगा, उसमें आपकी नज़र जाएगी, उनमें इनकी फ़ोटो होगी। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, पहले भले वो लिखा रहा होगा, आपको ध्यान नहीं आता रहा होगा। तो ऐसा ही एक ये जो फिनोमिना होता है, ठीक है ना, तो ये फिनोमिना कब होता है, जब हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, जब ऐसा हमारे साथ घटित होता है। तो सेम ऐसे ही जब इनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म आपको समझ में आएगा तो आपको लगेगा, बस आप उसका नाम नहीं दे पा रहे होंगे कि हाँ यार, हम भी इस टाइप से सोचते हैं, तो हम इसको नाम क्या दें, लेकिन आप भी ऐसा सोचते तो होंगे। अब दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या दिए, ये एक भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय जनसंघ के नेता, भारत के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में एकात्म मानववाद के दर्शन की शुरुआत की। अब देखेंगे इनके सिद्धांत राजनीतिक, एकात्म मानववाद की बात कर रहे हैं। यह दर्शन जो है भौतिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए मानव विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। उपाध्याय ने प्रस्तावित किया कि नीतियों को व्यक्ति के पूर्ण कल्याण पर विचार करना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को एकीकृत करना चाहिए। दूसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। उपाध्याय ने संस्कृति को राष्ट्रवाद का सार माना, जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक एकीकृत सांस्कृतिक आधार महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि वास्तविक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनाना आवश्यक है। ठीक, फिर ये विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता की बात करते थे। विकेंद्रीकृत शासन स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की वकालत करते थे। उपाध्याय ने आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करने और केंद्रीकृत संरचनाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए लघु उद्योगों, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के विकास पर जोर दिया। ठीक है, इसके अलावा नैतिक राजनीति में नैतिकता, आचार विचार, इनके महत्व पर जोर देते थे। डिबेट्स की बात करते थे। ठीक है, विपक्ष होना चाहिए, इसकी बात करते थे। नेताओं को उच्च नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। शासन में धर्म नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। जो शासन है वो धार्मिकता पर आधारित होना चाहिए, जिससे समाज में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। फिर सामाजिक एकीकरण, जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने
और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने की मांग की। ठीक है, उपाध्याय ने एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर दिया। तो पॉलिटिकल थॉट्स में अगर आप देखेंगे कि हमने क्या देखा, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि एकात्म मानववाद लिखना है आपको, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लिखना है आपको, विकेंद्रीकरण लिखना है आपको, और राजनीति में नैतिक पहलू जोड़ना है आपको। ये 4-5 पॉइंट देने हैं। अब एकात्म मानववाद जो है इसको मैं समझाता हूँ आपको, और फिर इसका एक एग्जाम्पल भी आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एकात्म मानव दर्शन जो है विकास, मतलब ये विकास का एक भारतीय दर्शन है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट की जो फिलॉसफी है ना, उसका एक इंडियन फिलोसॉफिकल सेंस है ये डेवलपमेंट का, जो मानव की समग्र प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है, न केवल इकोनॉमिकल, फिजिकल, बल्कि स्पिरिचुअल, कल्चरल और मोरल, इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट की बात करता है। जैसे देखिए, मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है। इनका कहना है कि मतलब जो इंसान है, इट्स जस्ट नॉट अ बॉडी, वह शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब से बना है, और सच्ची प्रगति को इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। अगर अच्छी प्रोग्रेस हो रही है तो इन सब को उसमें ध्यान देना चाहिए। समाज एक परिवार की तरह है। कैसे? हमें केवल व्यक्तियों पर नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप टीचर हैं और आप एक टीचर हैं, तो आप अगर कोई अनायास कारण नहीं है, उसको अगर छोड़ दें, तो अगर आप डेली कक्षा में उपस्थित होते हैं, बच्चों को सही शिक्षा देते हैं, जो आपका सिलेबस है उसको कवर कराते हैं, इसके अलावा जो आपसे पूछने आते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं आप। वैसे ही समाज एक परिवार की तरह आप ऐसा समझ रहे हैं। व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन, ना तो पूंजीवाद बहुत अधिक व्यक्तिवाद, और ना ही साम्यवाद बहुत अधिक राज नियंत्रण अच्छा है। भारत को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये पूंजीवाद का भी समर्थन नहीं करते, साम्यवाद का भी समर्थन नहीं करते, और इनका ये कहना है कि भारत को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें कि व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा न मिले और राज नियंत्रण को भी बढ़ावा नहीं मिले। इसके अलावा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, भारत का विकास का मॉडल अपनी संस्कृति, मूल्यों, ज़रूरतों पर आधारित होना चाहिए, ना कि पश्चिम से कॉपी किया हुआ। ठीक है, मतलब हर चीज़ उठा लो वहीं से, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। मतलब खुद का विकसित मॉडल होना चाहिए। इंस्पायर्ड बाई हो सकता है, बट हुआ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्म नहीं, यहाँ पे लिखना चाह रहे थे ये कि मतलब कि ये धम्मा है, ये धम्मा की बात कर रहे हैं, मतलब कि एथिक्स की बात कर रहे हैं, न कि रिलीजन की। धर्म का इस्तेमाल कर्तव्य और नैतिक मूल्यों के अर्थ में किया, धार्मिक तरीके से नहीं, पूजा पाठ इन सब चीज़ों के तरीके से नहीं। धर्म का मतलब होता है जो आपने धारण किया हो। जैसे मैंने अभी धारण किया कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मैंने ये धारण किया कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे इसको इनोवेटिव बनाऊँ, इंटरेस्टिंग बनाऊँ, सिंपल बनाऊँ, डाइवर्स बनाऊँ। ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो। अब इस अगले एग्जाम्पल के बाद अगले एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए, आप एक छात्र हैं। अब एक छात्र अपने दैनिक जीवन में एकात्म मानववाद के विचार का कैसे पालन कर सकता है? केवल अंकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो ईमानदारी, दयालुता जैसे मूल्यों को भी सीखेगा। तब वह शिक्षकों का सम्मान करेगा, सहपाठियों की मदद करेगा, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेगा, विज्ञान का अध्ययन करेगा, लेकिन भारतीय विचारकों के बारे में भी पढ़ेगा। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखेगा, दिमाग को तेज रखेगा, दिल को दयालु रखेगा, मतलब हार्ट से कंपैशन वाला बना रहेगा। केवल व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि यह भी सोचेगा कि समाज की कैसे मदद कर सकता है। मतलब नौकरी लग गई, अब भाड़ में जाए, अपने पास 50,000 आ रहे हैं महीने, अपन आईफोन खरीदेंगे, घूमने जाएंगे। अब समाज का क्या भला हो रहा क्या नहीं हो रहा अपन को इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हम पोल्यूशन फैलाएंगे, गुटखा खाएंगे, सिगरेट पीएंगे, नशापान करेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ जाके दारू बोतल छोड़ाएंगे, और फिर कोई वहाँ जानवर निकलेगा, उसे पैर में लग जाएगा, 10 दिन बाद मर जाएगा। वी डोंट केयर, हमें चिल करना है। तो हमें सिर्फ अपनी सफलता के बारे में तो नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम अपने आसपास, देखिए आप सोच रहे हैं कि जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, आप मदद डोर टू डोर मदद करने नहीं आई ना, लेकिन अपने आप को इतना बनाइए कि सक्षम बनाइए कि आपका ऐसा व्यक्तित्व हो कि इंसान आपसे मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं। ठीक है, किसी को शून्य से शिखर में नहीं पहुंचाना है,
लेकिन अगर कोई शिखर तक पहुंच सकता है दिख रहा है तो उसको हल्का सा पुश करना है। फिर तकनीक का बुद्धिमानी से उपयोग करते हुए बुरी आदतों से बचना है, ये सब शामिल है। शरीर, मन, आत्मा और समाज के प्रति कर्तव्य का यह संतुलित विकास ही एकात्म मानववाद का सही अर्थ है, जैसा कि उपाध्याय जी ने सिखाया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल दूं, देखिए ये आप एक इंडिविजुअल हैं, हाँ कहो हाँ, ठीक है, आप क्या हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। अब आप एक फैमिली के पार्ट होंगे, फिर फैमिली कम्युनिटी का पार्ट होगी, ये कम्युनिटी एक नेशन का पार्ट होगी, फिर ह्यूमैनिटी का पार्ट होगी, यूनिवर्स का पार्ट होगी, अलमाइटी का पार्ट होगी। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं जाइए, ठीक है, छोटा सा क्लासिफिकेशन लेते हैं। ये है, ये इंडिविजुअल आप ही, ठीक है, फिर आपके ऊपर आपकी फैमिली हुई, फिर आपके ऊपर मैं यहाँ पे सोसाइटी, कम्युनिटी लिख देता हूँ। इसके ऊपर फिर क्या हुआ, नेशन हुआ। इसके ऊपर फिर मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड हुआ, और इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ अलमाइटी कह दूँ, जो प्रमुख सत्ता है। ठीक है, अगर आप अच्छा आचरण करेंगे तो उससे आपका परिवार ही बेहतर होगा, परिवार बेहतर होगा, समाज बेहतर बनेगा। ठीक है, समाज बेहतर बनेगा, राष्ट्र बेहतर होगा, राष्ट्र बेहतर होगा, विश्व बेहतर होगा, और उसके बाद जो अलमाइटी है उसको ये भी लगेगा कि हाँ मैंने इन जिनके लिए दुनिया बनाई थी वो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक चक्र चलता है। ठीक है, और इस चक्र में एक भी चीज़ अगर खराब होती है तो पूरा चक्र खराब हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति एकात्म मानववाद का मतलब ये है सिंपल सा यहाँ पे कि जो मानव है उसमें इंटीग्रिटी, एकात्मकता होनी जरूरी है। ठीक है, जो वो सोच रहा है, कह रहा है, कर रहा है, उसमें साम्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि वो शरीर से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, हर तरफ से योग्य होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि जिम कर लिया। जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ, यूपी का एक एग्जांपल था अभी हाल ही का, उसमें वो जो व्यक्ति था उसकी शादी हुई, वो जिम करता था। अब ये बाद में पता चला, तो ए और बी की शादी हुई, ए मेल है बी फीमेल है, इन दोनों की शादी हुई। अब क्या हुआ, शादी को 2 साल हो गए, तो महिला ने डाइवोर्स का केस डाला। ठीक है, डाइवोर्स का केस डाला, केस आगे बढ़ा, तो भाई सुनवाई हुई, तो क्यों डाइवोर्स लेना चाहते हो। तो लड़की ने कहा कि बंदा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब है कि इंटरकोर्स नहीं कर सकता ये, या मतलब ये करता नहीं है। तो ये करता क्यों नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के, मतलब उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी नहीं बन पा रही थी, इस चीज़ को लेकर के लड़की ने कोर्ट में केस किया। ठीक है, अब यहाँ पर लोग लड़की को दोषी ठहराएंगे, लेकिन अब ठीक है किनारे करो। अब जब उसने केस चला उसके ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ कि उससे बोला गया भाई, तो उसका मेडिकली प्रूवन हुआ। तो ये था कि मेडिकली उसको प्रूव किया जा चुका था कि भाई वो जो है, मतलब ही कैन नॉट मेक एनी फिजिकल रिलेशन विद एनी काइंड ऑफ गर्ल। ठीक है, अब तो लड़की ने कहा कि जब भाई आपको चीज़ बिफोर मैरिज पता थी तो आपने शादी क्यों करी। अगर क्या लड़के के साथ ऐसी कंडीशन होती तो लड़के शादी करते, कभी नहीं करते, तो लड़की फिर क्यों करे शादी ऐसे। तो बाद में पता चला कि वो बहुत, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स पता चला, जिम से पता चला कि वो बहुत जिम करता था। वो समस्या नहीं थी, वो उनके साथ जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता था, ठीक है ना, वो सही सत्तू खा लेता तो ठीक रहता, लेकिन वो फालतू चीज़ें, वो प्रोटीन लेता था, इस चक्कर में वो उसके साथ समस्या हो गई। तो सिर्फ हमें शरीर में फोकस नहीं करना है ना, मन में ही फोकस करना है। अच्छा, अब जो दिमाग में फोकस करते हैं और जो मोटे हैं वो इस बात से खुश नहीं हो जाए कि भाई हमें दिमाग बढ़िया करना है, उन्हें अपना शरीर भी बढ़िया करना है। तो ये बैलेंस तो बना रहेगा। ठीक है, ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। किसी के पास बुद्धि प्रखर है और शरीर मोटा है, ठीक है, चल जाएगा, बुद्धि प्रखर है शरीर मोटा है चल जाएगा, लेकिन चलाना नहीं है ना। और बुद्धि मोटी है शरीर प्रखर है तो कतई नहीं चलेगा। तो दोनों को संतुलित करना है। ठीक है, और ब्यूटी विथ ब्रेन बनना है। तो ये यहाँ पे भाई साहब ये अपने कहने चाह रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, सामाजिक चिंतन क्या बोलते हैं। तो भाई क्या बोलेंगे कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, महिलाओं का शोषण करना चाहिए, ये बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एकात्म मानववाद दे दिए, आपने समझ लिया। अंत्योदय की बात करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक का उत्थान करना है भाई साहब। उनकी दृष्टि का केंद्र अंत्योदय का सिद्धांत था, जो समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है।
इनका मानना था कि सामाजिक प्रगति को उसके सबसे कमज़ोर सदस्यों की भलाई से मापा जाना चाहिए। ऐसी नीतियों की वकालत की जो उनके विकास और एकीकरण को सुनिश्चित करे। अब विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की वकालत की, स्थानीय शासन और समुदाय आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा दिया। उपाध्याय जी ने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, स्वायत्ता और लचीलेपन को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करी। भारत की पहचान इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित है। उन्होंने स्वदेशी संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों, इनके संरक्षण और संवर्धन की वकालत की। उनका मानना था कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक आधार आवश्यक है। फिर सामाजिक सद्भाव, जाति, पंथ, वर्ग जैसे विभाजनों से मुक्त समाज की कल्पना की। उपाध्याय ने सामाजिक सद्भाव और एकता के महत्व पर जोर दिया। एक सामूहिक लोकाचार की वकालत की, जहाँ व्यक्ति व्यक्तिगत और सांप्रदायिक हितों से परे होकर आम भलाई के लिए काम कर सकते। कुल जमा आपको ये लिखना है सामाजिक वाले में। पहला तो आप ये अंत्योदय लिख देना, ठीक है। दूसरा आप ये सामाजिक सद्भाव लिख देना। तीसरा आपको लिखना है इक्वालिटी लिखना है। चौथा आपको शिक्षा लिखना है, ठीक है। पांचवा आपको सशक्तिकरण लिखना है। बस इतने में इनका सिद्धांत समाज वाला खत्म हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम देवी अहिल्याबाई जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप सो आपको एकात्ममानववाद और दीनदयाल उपाध्याय जी समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।